तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका। चलिए, तो रिवीजन में आज हमें देखना था हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और अब यूरोप में किस किस तरीके से नेशनलिज्म राइज हुआ और बढ़ा वो हम देखेंगे। चलिए, तीन चीज़ें यहाँ पर समझेंगे हम। एक तो बैटल ऑफ वाटरलू होगा, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था 1804 से 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट ने खूब सारे वॉर किए। इन वॉर में बहुत सारी जगहों पर हारा, बहुत सारी जगहों पर जीता। ठीक है, 1815 में वो कंप्लीटली हार जाएगा। अभी देख लेंगे, खत्म कर देंगे इस आदमी को आज ही। दूसरी चीज़ क्या होने वाली है सर? दूसरी चीज़ की यूरोप में जो एक स्ट्रक्चर होगा सोसाइटी का, है ना, वो किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे। बहुत अमीर लोग भी होंगे, बहुत गरीब लोग भी होंगे, और इन्हीं के बीच में एक न्यू मिडिल क्लास करके एक नया और कैटेगरी आएगी। ये नई कैटेगरी, इनके पास में नया नया पैसा आएगा। ये डिमांड करेंगे कि हमें फ्रीडम चाहिए, क्योंकि नया नया पैसा आया था, है ना। तो नया पैसा आते ही पहले और फ्रीडम चाहिए होती है लोगों को, तो ऐसा होने लगा। ठीक बात है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। बहुत ही बढ़िया बात है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रईस लोग, बहुत 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 ज़्यादा अमीर पैसे वाले। यहाँ देखिए, सब शक्लें देखो इनकी, सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग तो बहुत कम होते हैं नंबर्स में, है ना। तो न्यूमेरिकली इट वॉज अ स्मॉल ग्रुप। मिड 18th सेंचुरी की बात बता रहा हूँ, ये मिड 18th सेंचुरी का एक सोशल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तीन पढ़ेंगे, एरिस्टोक्रेट, पीजेंट एंड न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी की सबसे पहले बात हो रही है। तो न्यूमेरिकली इट वाज अ स्मॉल ग्रुप, हेड एस्टेट, टाउन हाउसेस एंड सोशल पावर। अब इनके पास में क्या थी? बहुत सारी ज़मीनें ये अपने पास में रखते थे। टाउन्स में इनके पास में हाउसेस हुआ करते थे, और सोशल पावर, सीधी सी बात है, पैसा था तो सामाजिक तो शक्ति तो होनी ही थी। स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी। थोड़ा वट पड़े इसके लिए ये फ्रेंच बोला करते थे। जैसे हमारे इंडिया में ऐसा होता है ना, इंग्लिश बोलते हैं कि यू नो व्हाट। इससे क्या होता है कि थोड़ा जलवा दिखता है, तो ये जलवे दिखाने के लिए क्या करते थे? दे स्पोक फ्रेंच एंड हेड एस्टेट इन बोथ कंट्री साइड एंड सिटीज। इनके पास में ज़मीनें हुआ करती थी, शहरों में भी, गांव में भी। ठीक है, इंटरकनेक्टेड बाय मैरिज अलायंसेस अक्रॉस रीजन्स। और ऑल ओवर यूरोप में ये एक दूसरे से शादियां वादियां करते रहते थे। ऐसा नहीं था कि तुम फ्रांस से हो, तुम ऑस्ट्रिया से हो, तुम प्रशिया से हो तो हम शादी नहीं, ऐसा नहीं। कंट्री जरूरी नहीं है, कॉन्टिनेंट में शादियां हुआ करती थी। ठीक बात है सर। अब बात करेंगे पीजेंट्स की। ठीक है, सेकंड ग्रुप आ गया पीजेंट्स। ये मिड 18th सेंचुरी का एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। न्यूमेरिकली इट वाज अ लार्ज ग्रुप। गरीब लोग तो ज़्यादा ही होते हैं, और पीजेंट तो गरीब ही थे, है ना। तो गरीब लोग तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो न्यूमेरिकली इट वाज अ लार्ज ग्रुप, याद रखेंगे। वेस्ट यूरोप में क्या होता था? वेस्ट यूरोप, अच्छा वेस्ट यूरोप समझते हो कि नहीं समझते हो? ये देखो, ये इस साइड में होता है ईस्ट और इस साइड में होता है वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ ये जितना भी एरिया दिख रहा है ये वेस्टर्न यूरोप है। ओके, तो याद रखेंगे। चलिए, हाँ, तो वेस्टर्न यूरोप में क्या होता था? लैंड ऑन बाय स्मॉल फार्मर्स। जो स्मॉल फार्मर्स जो थे, ये ज़मीनें ऑन करके रखते थे, छोटी मोटी, है ना। और बहुत सारे इनमें से टेनेंट भी हुआ करते थे। टेनेंट मतलब ज़मीन को किराए पे लेना और काम करना। अब आगे क्या होता है? सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोप में क्या होता था कि सर्फडम स्टिल एग्जिस्टेड। लास्ट क्लास में बता दिया सर्फडम क्या होता है। ठीक है, सर्वेंट बना के रखते थे पीजेंट्स को। सर्फडम स्टिल एग्जिस्टेड सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोप में विद वास्ट एस्टेट कल्टिवेटेड बाय बाउंड पीजेंट। जिन पीजेंट्स को बाउंडेड कर दिया जाता था कि हाँ साइन करवा दिए, तुम्हें अगले 20 सालों तक यही काम करना है, ऐसे पीजेंट से काम करवाया जाता था। यानी कि अमीरों की स्थिति बहुत बढ़िया थी, पीजेंट्स की बहुत अच्छी नहीं थी। मिडिल क्लास के बारे में बात करेंगे। इनका राइज हुआ था सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया? जैसे तैसे कहीं से लोन लेके, या पीजेंट थे ये बेचारे, है ना, छोटा मोटा हल्का फुल्का पैसा था, इनकी जो पूंजी थी इन्होंने बिजनेस में लगाई, और किस्मत सिकंदर निकली सर। धंधे चल गए अच्छे खासे। जब बिजनेस अच्छे चल गए तो इनके पास में पैसा आ गया, और आदमी के पास में जैसे ही पैसा आता है तो सबसे पहली डिमांड उसकी यही होती है कि हाँ अब मैं गोवा जाऊँगा, अब मैं कहीं पे भी जाऊँगा, मुझे कोई मना नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होने लग रही थी। तो इनके पास में नया नया पैसा है। इसकी शक्ल देखो, है ना, कितना घमंड में चूर है ये। देखो, चेयर वेयर पे पैर रख के बैठा लुक्खा है। हाँ, चलिए, तो न्यू मिडिल क्लास की बात करते हैं सर। देयर राइजेस ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इस टाइम पे इन लोग, इस कैटेगरी का राइज हुआ था। न्यू सोशल ग्रुप, ये एक नया ही सोशल ग्रुप था जो किन किन लोगों से मिलकर बना हुआ था? इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक, बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए सर, प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े टीचर, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो लॉयर, डॉक्टर्स, टीचर्स, है ना, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो इन लोगों से मिलकर ये न्यू मिडिल क्लास बना हुआ था। ये लोग थोड़े दिमाग से सोचा करते थे। इनको ये चीज़ आ गई थी कि हाँ
पैसा हमारे पास में भी है तो हमारा भी सम्मान होना ही चाहिए, राइट। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक हमारा 2.2। कैटेगरी समझ में आ गई आपको कि सोशल कैटेगरी किस तरीके से डिवाइडेड था, है ना, इकोनॉमिकली किस तरीके से डिवाइडेड था यूरोप मिड 18th सेंचुरी में। अब बात करते हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है कि यही जो न्यू मिडिल क्लास वाले लोग हैं ये अब आगे चल के पढ़ लिख गए हैं, अब एक काम ये करने वाले हैं दोस्तों कि ये लिबर्टी चाहेंगे। लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी, ठीक है। तो अब इन लोगों को चाहिए आज़ादी। अब किस तरीके से ये आज़ादी लेंगे? और सभी, अब बहुत सारे न्यू मिडिल क्लास के लोग हैं, अब सभी लोगों के लिए आज़ादी के मायने थोड़े अलग अलग हैं, है ना। देखते हैं पॉलिटिकली। देखो सबसे पहले तो लिबरलिज्म या लिबर जो वर्ड है, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। बहुत ही अच्छी बात। अब पॉलिटिकल मीनिंग बिल्कुल सिंपल था सर, क्या है? इंडिविजुअल फ्रीडम, हर एक इंसान की अपनी आज़ादी होनी चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब समान है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई क्लर्जी, कोई नोबिलिटी, कोई पीजेंट नहीं, एवरी वन इज इक्वल। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है कॉमन अग्रीमेंट, आम सहमति, है ना। तो कॉमन अग्रीमेंट की बात हो रही है कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, और ये जो मनमानी आचरण करती रहती है ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती रहती है, ये नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं, सबके हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। तो दे वांटेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इन लोगों को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए थी कि कोई एक आदमी बैठ के कानून बना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे लोग मिलके और सभी लोगों के बारे में सोच के बनाया जाए ना कानून। तो ठीक बात है, अच्छी बात थी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी पे सबका राइट होना चाहिए, ठीक है। पीजेंट्स जो थे उनको पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी, सपोज कि मैं एक पीजेंट था अगर 1815 का, ठीक है ना, तो मुझे ज़मीन नहीं खरीदने दी जाएगी क्योंकि उस पर मेरा राइट नहीं हो सकता, हालांकि मेरे पास में इतने पैसे भी नहीं होंगे उस टाइम पीरियड में कि मैं खरीद भी पाऊँ। खैर, है ना। तीसरी चीज़ और क्या चाहिए थी इनको? वोटिंग राइट्स चाहिए थे। वोटिंग राइट्स मतलब उस टाइम पे क्या ना, लिमिटेड सफरेज था। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, ठीक है। लिमिटेड सफरेज, ओनली प्रॉपर्टी ओनिंग मैन कैन वोट, कुड वोट, ठीक है। वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड होल्डर्स एक्सक्लूडेड, तो महिलाएं जितनी भी थी और वो लोग सारे जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं थी उनको एक्सक्लूड कर लिया कि तुम लोग वोट नहीं कर सकते। इसका मतलब समझो पीजेंट तो बाहर चले ही गए, वोटिंग राइट रहे नहीं इनके बेचारों के पास में। इकोनॉमिक मीनिंग क्या था? बिजनेसमैन, अब तुम लोग बिजनेसमैन हो सारे, सपोज, ठीक है ना। तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, लिबरलिज्म का क्या मतलब होगा? आज़ादी का क्या मतलब होगा? तुम चाहोगे कि भाई फ्रीडम ऑफ मार्केट मिल जाए, हमें कोई भी क्लर्जी नोबिलिटी ये मना नहीं करेगी तुम यहाँ नहीं बेच सकते अपने सामानों को, यहाँ नहीं बेच सकते, वहाँ नहीं बेच सकते। तुम कहते हो कि हमें बस आज़ादी दे दो, हम पूरे भारत में, पूरे यूरोप में जहाँ चाहें वहाँ अपना सामान वामान बेच सके। तो बढ़िया बात है भाई, तुम यही तो चाहोगे। और क्या चाहोगे? एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, तो स्टेट ने या फिर गवर्नमेंट ने, आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ने जो भी सीमाएं नहीं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है ना, बिजनेस के लिए, उन सबको आप हटाना चाहेंगे, सीधी सी बात है। एग्जांपल, जैसे एक कस्टम यूनियन बना था सर, ज़ोल्वरिन करके एक कस्टम यूनियन बना था, उसकी बात करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं ज़ोल्वरिन का कि ज़ोल्वरिन क्या था। 1834 में एक कस्टम यूनियन बना था। कस्टम यूनियन का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। क्यों बनाया अभी देख लेते हैं, समझिए एक बार, छोटी सी चीज़ समझना। यहाँ ज़ोल्वरिन समझाता हूँ आपको। फ्रांस से रवाना हुआ नेपोलियन बोनापार्ट, और यहाँ पर बहुत सारी छोटी मोटी टेरिटरीज को यहाँ पर जीतता गया, और टोटल इसने बहुत सारी टेरिटरीज जीत ली, जिसमें से एक एरिया ऐसा था जिसे 39 कन्फेडरेशन कहा गया। मतलब कि 39 यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स बने हुए थे। अब समझना, इन 39 स्टेट्स में हर एक की करेंसी अलग थी। इन 39 स्टेट्स में लगभग 30 प्लस करेंसीज चला करती थी। सबके वेट सिस्टम अलग थे, वेइंग सिस्टम जिसे कहते हैं, और सबके मेजरमेंट सिस्टम अलग थे। अच्छा, इसके अलावा ये जो प्रशिया आपको दिख रहा है, ये प्रशिया यहाँ तक था, ठीक है ना। ये जो प्रशिया आपको दिख रहा है सर, ये प्रशिया भी इस एरिया में बिजनेस किया करता था। प्रशिया के बिजनेसमैन भी जब यहाँ पर बिजनेस करने आते थे, उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी, है ना। 30 तरीके की करेंसी एक साथ में लेके चलो आप, एक हर जगह पे आपका वेट सिस्टम अलग, मेजरमेंट सिस्टम अलग, आदमी बेचारा परेशान हो जाता था, है ना। बहुत सारी जगहों पे कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, मतलब टैक्स लगते थे, ठीक है, टोल लग रहे हैं, चालान कट रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मतलब वीज़ा तो नहीं, पर हाँ फिर भी इस तरीके की चीज़ें, बहुत ज़्यादा पैसा, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिंडर्ड हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी इन सब चीज़ों की वजह से। प्रशिया के लोगों ने, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रशिया के लोगों ने एक दिन, बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े बैठे समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि इन सभी 39 स्टेट वाले लोगों को बिठाओ, एक मीटिंग बनाओ।
बोले एक ग्रुप बना लेते हैं, बोलो ग्रुप बनाओ, ठीक है सर। एक ग्रुप बनाया गया जिसे कस्टम यूनियन बनाया गया, इन्होंने कस्टम यूनियन बनाया जिसका नाम रखा गया ज़ोल्वरिन। कब बनाया गया था? 1834, इनिशिएटेड बाय प्रशिया, प्रशिया ने इनिशिएट किया इसको, ठीक है। सभी 39 स्टेट्स के लोगों को बुलाया, बिठाया, एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में 30 करेंसीज जो थी उनमें से मैक्सिमम करेंसीज को हटा दिया गया, सिर्फ 2 करेंसी लास्ट में रखी गई थी, ओके। और क्या किया गया था? और वेट और मेजरमेंट सिस्टम जो था इन्हें भी ठीक किया गया। फर्दर फ्यूचर फिर आगे देखो, अब इन सभी लोगों ने ऐसा एक साथ में मिलके और जब बिजनेस किया, ठीक है ना, इस तरीके की बात करी तो बहुत सारी सहूलियत हो गई, लोग अच्छे से बिजनेस कर पाने लगे, ठीक है। और फ्यूचर में यहाँ पर रेलवे लाइन वगैरह ये भी बिछाई गई। जब रेलवे लाइंस वगैरह यहाँ पे आई तो यहाँ के जो बिजनेस था उसकी मोबिलिटी और भी गति जो थी वो और भी ज़्यादा अच्छी खासी हो गई, राइट। चलिए बात करते हैं किसकी? ज़ोल्वरिन की। तो जर्मन कन्फेडरेशन 39 स्टेट्स ईच विथ सेपरेट करेंसीज, हर एक की अपनी अपनी। जर्मन कन्फेडरेशन था, कितने स्टेट का था सर? 39 स्टेट का था, है ना। 39 स्टेट ईच विथ सेपरेट करेंसी, सबकी अपनी अपनी करेंसी थी, सबका अपना अपना वेट था। कस्टम ड्यूटीज़ यहाँ पर लगा करती थी। आपको राजस्थान से गुजरात जाना है तो टैक्स लगेगा, गुजरात से महाराष्ट्र जाना है तो टैक्स लगेगा, वैसा वैसा, ठीक है सर। कस्टम यूनियन बनाया गया ज़ोल्वरिन 1834 में, इनिशिएटेड बाय प्रशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स। तो ये जो एरिया है यहाँ पर, इस एरिया को जर्मन स्टेट्स है ना, ये इन लोगों ने, बहुत सारों ने ज्वाइन किया इसको। अब क्या हुआ सर? इन्होंने क्या किया? बैठ के एबोलिश टेरिफ बैरियर्स, कि भैया ये जो गुजरात से महाराष्ट्र जाने का टैक्स लग रहा है, महाराष्ट्र से भाई कहाँ कर्नाटक जाने का टैक्स लग रहा है, गोवा जाने का, ये नहीं लगना चाहिए, ठीक है। टेरिफ बैरियर्स जितने भी थे वो सारी चीज़ें जो बिजनेस में किसी भी तरीके से रोड़ा अटका रही थी उन सभी को खत्म किया जाने लगा। रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2, 30 करेंसी थी 2 कर दी सर, ठीक है। प्रमोटेड फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड को प्रमोट किया गया। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड कैपिटल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से मोबिलिटी जो थी चीज़ों की, आदान प्रदान जो था चीज़ों का, वो बहुत अच्छे से होने लगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया सर, और इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी राइज करने लगी इस एरिया में। चलिए सर, तो एक बार इसमें यह इतना ही रखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेक्स्ट एपिसोड में रखेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपने देखा होगा, अगर आपको वीडियो ठीक लगी, समझ में आई है चीज़ें, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच।